बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009 बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्ट है ये, और बहुत सी ज़्यादा आसान एक्ट है। अच्छा जी, इसकी इनेक्टमेंट डेट है जी 17 नवंबर 2019 सॉरी 2009 17 नवंबर 2009। और ये एक्ट है किस लिए बनाया गया है? रिलेशनशिप ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के दरमियान, जो अभी रेंटेड प्रीमिसेस के हवाले से। इससे पहले एक वेस्ट पाकिस्तान अर्बन रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस था रेंट के हवाले से, तो वो रिपील्ड इस एक्ट ने कर दिया है। अब वो नहीं चलता और ये वाला एक्ट चलता है। ये 2009 से पहले वो 1960 समथिंग का था, वो चल रहा था। अच्छा जी, क्यों बनाया गया है ये एक्ट? वो कहता है कि रेगुलेट करने के लिए लैंडलॉर्ड और टेनेंट के रिलेशनशिप को, और एक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाए ताकि सेटलमेंट किए जा सकें कि कौन से डिस्प्यूट जो कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान है, या उसके अलावा उनके दरमियान जो भी मामला हैं उनको एक्सपीडिशियसली सेटल करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। ठीक है। चैप्टर 1 है जी इसका प्रिलिमिनरी। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ये एक्ट जो है वो रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009 कहलाएगा। पूरे पंजाब पर एप्लीकेबल है, ये पंजाब वालों का है। और ये पूरे एडवांस इन्फोर्समेंट इसकी डेट है। एडवांस से मुराद यही 17 नवंबर 2009 वाली डेट ही इसकी इन्फोर्समेंट डेट है। अच्छा जी, सेक्शन 2 इसका डेफिनेशन क्लॉज है। डेफिनेशन से मुराद इसमें जो डेफिनेशन दी है, सबसे पहले बिल्डिंग है। बिल्डिंग से क्या मुराद है? बिल्डिंग से मुराद कोई भी पार्ट उसका और उसके साथ जो फिक्चर्स एंड फिटिंग होती है, मतलब जैसे दरवाज़ा लगा हुआ है तो वो फिक्चर्स एंड फिटिंग में आता है, या कोई और बल्ब के लिए फिटिंग होल्डर लगा हुआ है तो वो उसके साथ ही बिल्डिंग वो काउंट होती है। ये नहीं कोई कह सकता जी बिल्डिंग से मुराद ये सिर्फ ईंट और सीमेंट की दीवारें में बिल्डिंग है, बाकी चीज़ें नहीं है। तो वो जो फिट चीज़ें फिक्स होती हैं ना, वो बिल्डिंग में ही काउंट होंगी। अच्छा जी, उसके अलावा बिल्डिंग में क्या शामिल है? कोई गैराज, गार्डन, गोडाउन या आउट हाउस, या कोई भी ओपन स्पेस है अटैच, जैसे कोई बरामदा होता है या कोई वो सहन वगैरह है, जो अटैच है या अपार्टमेंट देयर टू उस बिल्डिंग के साथ ही, मतलब उसी का ही पार्ट है, तो वो बिल्डिंग में ही शुमार होगा। और लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल, और वो किस लिए यूज़ किया गया? रेजिडेंशियल के पर्पज़ के लिए या नॉन रेजिडेंशियल के पर्पज़ के लिए बिल्डिंग वो लेट आउट की गई, मतलब रेंट पर दी गई है, चाहे वो उसको वेदर बीइंग यूज्ड फॉर दैट पर्पज़ और नॉट, चाहे वो उसी पर्पज़ के लिए यूज़ की जा सकती है या नहीं। मतलब जैसे कि अगर किसी ने रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए थी लेकिन बाद में उसने उसमें वो कोई गोदाम वगैरह बनाया हुआ रखा हुआ है, या वो उसने यूज़ के लिए ली थी लेकिन अब वो नहीं रह रहा, कहीं और चला गया, या जिस भी वजह से जो भी है पर्पज़, लेकिन वो बिल्डिंग की डेफिनेशन में फॉल करेगी। बेसिकली बिल्डिंग की डेफिनेशन बता रहा है, लेकिन इसमें शामिल नहीं है किसी भी होटल का रूम, क्योंकि वो टेम्प्रेरी पर्पज़ के लिए 1 दिन के लिए लिया जाता है या 2 दिन के लिए, या हॉस्टल है वो भी फॉर द टाइम बिंग होता है, बोर्डिंग हाउस या फिर गेस्ट हाउस, या कोई भी प्लेस जो कि रिलीजियस वर्शिप के लिए, मतलब मंदिर मस्जिद वगैरह, तो वो चीज़ें जो हैं वो बिल्डिंग की डेफिनेशन में नहीं आएंगी। अच्छा जी, उसके अलावा वो कहता है फाइनल ऑर्डर। फाइनल ऑर्डर से मुराद है कि कोई भी ऑर्डर जो कि रेंट ट्राइब्यूनल ने पास किया होगा, किस हवाले से? इस मतलब ये जो रेंटेड प्रीमिसेस के हवाले से कोई भी प्रोसीडिंग है, उसमें कोई भी ऑर्डर शामिल है जो कि एडजस्टमेंट ऑफ पगड़ी के हवाले से, एडवांस रेंट के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, या फिर एरियर्स ऑफ रेंट के हवाले से, या कोई कंपनसेशन है या कोई कॉस्ट है, लेकिन इसमें शामिल नहीं है जो कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग का कोई ऑर्डर। फाइनल ऑर्डर से मुराद किसी भी हवाले से कोई भी ऑर्डर है रेंट के से रिलेटेड, लेकिन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग इसमें शामिल नहीं है। अच्छा जी, 2 सब क्लास सी में कहता है जी गवर्नमेंट से मुराद पंजाब गवर्नमेंट है। लैंडलॉर्ड से मुराद की ओन है कि कोई भी ओनर जो उस प्रीमिसेस का मालिक है, या फिर वो पर्सन जो कि फॉर द टाइम बिंग इंटाइटल्ड है रेंट रिसीव करने का उस प्रीमिसेस के हवाले से, वो भी लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में ही फॉल करेगा। 2 ई में पगड़ी है। पगड़ी से मुराद कोई भी अमाउंट जो कि रिसीव की गई है लैंडलॉर्ड की तरफ से एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल, या फिर रिन्यूअल के टाइम पर, मतलब जब उसने लैंडलॉर्ड ने प्रेमिसेस जो है वो लेट आउट की उस टाइम पर, या फिर वो 1 साल के लिए थी, 1 साल के बाद रिन्यू कर रहा है, तो उस टाइम पर भी वो पगड़ी ले सकता है ऑफर टेनेंसी एक्सेप्ट एडवांस रेंट और सिक्योरिटी। लेकिन ये एडवांस रेंट और सिक्योरिटी नहीं होगा। पगड़ी की डेफिनेशन जो है अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है कि इसमें लिखा हुआ एडवांस रेंट भी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है, फिर वो एट द टाइम ऑफ ग्रांट या रिन्यूअल पे वो जो चीज़ अमाउंट लेता है वो क्या कहलाती है? ये बेसिकली कस्टमरी कन्वेंशनल लॉ के तहत चलती थी पहले ज़माने में। अभी भी कहीं कहीं इसका वो राइज है ये, कि जब कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी, मतलब कोई शॉप वगैरह अगर कोई लेता है, तो वो उस वक्त बतौर
एक पगड़ी उसको कहते हैं, एक अमाउंट, वो हैंडसम अमाउंट होती थी वो, मतलब लाखों में अब तो चलती है वो, तो वो दे देते थे, वो पहले ही वो ले लेता है मालिक मकान। इसको कहते हैं एक तरह की पोजेशन डिलीवर करने के बस वो एक अमाउंट रिसीव करते हैं लैंडलॉर्ड। और फिर वो उसके बाद वो जो रेंट होता है, क्योंकि वो अगर जिस दुकान की पगड़ी पहले काफ़ी सारी दी गई हो ना, उस दुकान का रेंट जो है वो नॉमिनल होता है, क्योंकि वो सारे पैसे एक तरह से एडवांस ले चुका होता है। और जो एडवांस रेंट की डेफिनेशन इसमें से क्यों निकाली, एडवांस रेंट वो होता है जो कि 1 महीने का किराया एडवांस दिया जाता है। लेकिन जो पगड़ी है वो 1 महीने का किराया नहीं होता, ये बेसिकली या तो वो होलसम होती है या फिर वो कस्टमरी कन्वेंशन ला के तहत इस तरह से वो चल रहा था सिस्टम, तो वो जो पैसे वो लेते हैं वो पगड़ी कहलाती है। होप्स ओके, क्लियर हो गया होगा पॉइंट। आगे चलते हैं जी एफ में। एफ कहते हैं जी प्रीमिसेस। प्रीमिसेस से मुराद कोई भी बिल्डिंग जो कि रेंट पे दी गई है, या फिर लैंड कोई भी जो कि एग्रीकल्चर ज़मीन ना हो, या एग्रीकल्चर के सबसर्विएंट। अब सबसर्विएंट क्या होता है, ज़मीन एग्रीकल्चर ज़मीन के साथ जो वो साइड पे उसके किनारे से बने हुए होते हैं, तो वो जो है वो वाली ज़मीन जो है सबसर्विएंट टू एग्रीकल्चर कहलाती है। तो जी है जी प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब से मुराद जो है वो रूल्स इस एक्ट के तहत बनाए गए हैं। एच में है रेंट। रेंट से मुराद रेंट एरियर्स ऑफ रेंट भी हैं। और एरियर्स ऑफ रेंट क्या होते हैं कि रेंट जो ड्यू डेट तक अगर पे किया गया तो वो रेंट कहलाएगा, ड्यू डेट के बाद वो एरियर ऑफ रेंट बन जाता है। और यूटिलिटी बिल और कोई भी अमाउंट जो कि पेएबल है बाय द टेनेंट इन रिलेशन टू द टेनेंसी, जो टेनेंट ने पे करनी है टेनेंसी के हवाले से, वो क्या कहलाएगी, रेंट। और रेंटेड लैंड से मुराद कोई भी ज़मीन या कोई ओपन स्पेस जो है वो रेंट आउट की गई फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस या फिर ट्रेड के लिए। रेंट ट्राइब्यूनल से मुराद कोई भी रेंट ट्राइब्यूनल जो कि इस एक्ट के तहत इस्टेब्लिश होंगे। के में है जी स्पेशल जज रेंट। स्पेशल जज रेंट से मुराद जो भी इस एक्ट के तहत अपॉइंट किया जाएगा। आई में एल में है टेनेंट। टेनेंट से मुराद कोई भी पर्सन जो कि अंडरटेकिंग देता है कि मैं बाउंड हूँ रेंट पे करने के लिए उस कंसिडरेशन के लिए जो कि मैंने ऑक्यूपाई की है उस प्रीमिसेस की। कोई भी प्रीमिसेस, कोई भी जगह को उसने ऑक्यूपाई किया, उसकी कंसिडरेशन के तौर पर वो अपने आप को बाउंड करता है कि जी मैं हर महीने इसका रेंट पे करूँगा। या कोई पर्सन जो कंटिन्यू करता है उस ऑक्यूपेशन को प्रीमिसेस के टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट के तहत कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है और उसके बाद भी वो टेनेंट जो है वो उस प्रीमिसेस को एंजॉय कर रहा है, उसको ऑक्यूपाई कर रहा है, तो भी वो टेनेंट ही कहलाएगा। वो ये नहीं कहेगा जी कोर्ट में प्रोसीडिंग मेरे खिलाफ चल रही है या मैंने फाइल की भी है तो अब मैं टेनेंट नहीं हूँ तो वो मैं रेंट पे नहीं करूँगा, तब भी उसने रेंट पे करना ही करना है। उसके अलावा टेनेंट के जो लीगल हेड्स हैं वो भी टेनेंट की डेफिनेशन में फाइल करेंगे। सब टेनेंट जो भी है वो भी टेनेंट की डेफिनेशन में ही फाइल करेगा अगर उसने रिटर्न कंसेंट के साथ, लैंडलॉर्ड की रिटर्न कंसेंट के साथ टेनेंसी पे सब टेनेंट को रखा। सब टेनेंट अभी आगे आएगा, उसका मज़ीद पढ़ते हैं। एम में है जी टेनेंसी एग्रीमेंट। टेनेंसी एग्रीमेंट से मुराद कोई भी राइटिंग जिसमें लैंडलॉर्ड जो है वो लेट आउट करता है प्रेमिसेस टेनेंट को। टेनेंट को जो भी वो प्रेमिसेस देता है उसको टेनेंसी एग्रीमेंट कहते हैं, मतलब रिटर्न एग्रीमेंट वो लिख के देता है कि मैं जी ये अपनी फ़लाँ प्रॉपर्टी फ़लाँ बंदे को रेंट पर दे रहा हूँ। सेक्शन 3 है जी इसका एग्जाम्पशन। वो कहता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो इसमें लफ्ज़ प्रोविंशियल वैसे नहीं लिखा हुआ, तो क्या गवर्नमेंट जो है फॉर द टाइम बिंग किसी भी स्पेसिफाइड एरिया को या किसी भी स्पेसिफाइड क्लास को वो एग्जाम्प्ट करार दे सकती है इस एक्ट से कि ये वाला रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट जो है वो फलां एरिया पर या फलां इलाके पर या फलां लोगों पर नहीं एप्लीकेबल होगा। तो वो जिसको एग्जाम्प्ट करार देगी उसी पर एप्लीकेबल नहीं होगा, अदरवाइज बाकी पूरे पंजाब पर ही एप्लीकेबल है। सेक्शन 4 कहता है जी एक्ट ओवर राइड अदर लाज। ये एक्ट जो है वो ओवर राइड करेगा अदर लाज पर, मतलब किसी भी और कोई लॉ में कोई भी अगर बात लिखी हुई है रेंट के हवाले से तो वो अप्लाई नहीं करे जाएगी, सिर्फ यही वाला एक्ट एप्लीकेबल होगा। इस एक्ट ने बाकी सारे के सारे लॉज को रिपील कर दिया। चैप्टर 2 है जी क्रिएशन ऑफ टेनेंसी। अब चैप्टर 1 में सेक्शन 1 से 4 तक थे, चैप्टर 2 में है क्रिएशन ऑफ टेनेंसी। 5 अग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान एक अग्रीमेंट होगा। लैंडलॉर्ड जो है वो रिटर्न एग्रीमेंट के सिवाय अपनी प्रॉपर्टी जो है वो टेनेंसी पर नहीं देगा, रेंट पर नहीं देगा। दूसरा क्या करेगा, लैंडलॉर्ड क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा टेनेंसी एग्रीमेंट बिफोर द रेंट रजिस्ट्रार। ये अक्सर लोगों को नहीं पता होती ये बात कि अगर जो टेनेंसी एग्रीमेंट जो है वो किसकी जिम्मेदारी है, लैंडलॉर्ड की या टेनेंट की। अक्सर एमसीक्यूज में सवाल भी पूछा जाता है कि टेनेंसी एग्रीमेंट रजिस्टर करवाना किसकी ड्यूटी है, तो वो लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5। उसके अलावा अब रेंट रजिस्ट्रार को वो
टेनेंसी एग्रीमेंट प्रेजेंट करेगा लैंडलॉर्ड, और उसके बाद रेंट रजिस्ट्रार ने क्या करना है, वो एंटर करेगा पर्टिकुलर्स ऑफ द टेनेंसी को उस रजिस्टर में जो कि फिक्स किया गया है उस हवाले से, उसको ऊपर ऑफिशियल सील लगाएगा और अपनी एक कॉपी अपने पास रखेगा और एक कॉपी जो है ओरिजिनल जो है वो वापस कर देगा लैंडलॉर्ड को। ठीक हो गया। उसके अलावा जी और क्या करेगा, एंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर टेनेंसी शेल नॉट एब्जॉर्व द लैंडलॉर्ड। अब वो कहते हैं कि अगर उसने एंट्री कर दी है, एंट्री ऑफ पर्टिकुलर टेनेंसी शेल नॉट एब्जॉर्व द लैंडलॉर्ड ऑफ टेनेंट ऑफ देयर लाइबिलिटी टू रजिस्टर द टेनेंसी एग्रीमेंट अंडर द लॉ रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अब वो कहता है कि अब उन्होंने रिटर्न एग्रीमेंट लिख लिया और लिख के अपने पास रख लिया, तो ऐसे नहीं हो सकता। उन्होंने अपना जो वो अग्रीमेंट है वो रजिस्टर्ड करवाना लाजमी है। उसके अलावा क्या कहता है जी क्लास 5 में, टेनेंसी एग्रीमेंट एंटर्ड इन द ऑफिस ऑफ रेंट रजिस्ट्रार और सर्टिफाइड कॉपी शेल बी अ प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। क्योंकि वो कहता है कि टेनेंसी एग्रीमेंट जो है वो रजिस्टर्ड है, उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी वो जो रेंट रजिस्ट्रार जो है वो सर्टिफाइड कॉपी उसको देगा, वही प्रूफ होगा कि टेनेंसी एग्रीमेंट जो है वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। उसके अलावा जी एनी एग्रीमेंट विच मे बी एग्जीक्यूटेड बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, द टेनेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल प्रीमिसेस शैल प्रेजेंटेड बिफोर द रजिस्ट्रार इन द सेम मैनर एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2। वो कहते हैं कि कोई भी अग्रीमेंट जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान, वो उसको प्रेजेंट करेंगे बिफोर द रेंट रजिस्ट्रार। मतलब ये कि अगर उन्होंने एग्रीमेंट तो सेल कर दिया, लैंडलॉर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी टेनेंट को ही सेल करने का एग्रीमेंट कर लिया, तो वो उसको भी रजिस्टर करवाएगा, या कोई और एग्रीमेंट उन्होंने कर लिया सब टेनेंसी के हवाले से या किसी भी हवाले से, कोई भी एग्रीमेंट उनके दरमियान में है तो वो इसी के तहत ही रजिस्टर्ड होगा। सेक्शन 5 रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट। सेक्शन 6 है जी कंटेंट्स ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट। अब टेनेंसी एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें लिखे जाएंगी, पर्टिकुलर्स ऑफ द लैंडलॉर्ड और टेनेंट लिखा जाएगा। डिस्क्रिप्शन, पर्टिकुलर से मुराद क्या होते हैं कि उसका नाम, पता, एड्रेस वगैरह और शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह भी इसी में आ जाते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रीमिसेस कहाँ पर वाक़ है उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन, मतलब सिटी, शहर, इलाका वगैरह पूरा उसका एड्रेस लिखा जाएगा। पीरियड ऑफ टेनेंसी, कितने अरसे के लिए टेनेंसी दी जा रही है। रेट ऑफ रेंट, कितना रेंट है। रेट ऑफ इन्हांसमेंट के मतलब कितना उसमें इजाफा होगा। ड्यू डेट एंड द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट, जो भी उसकी ड्यू डेट है कि कब तक रेंट पे करना है और किस तरीके से रेंट पे करना है। उसके अलावा जी पर्टिकुलर्स ऑफ द बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के पर्टिकुलर्स देखे जाएंगे अगर रेंट जो है वो थ्रू बैंक पे करना है। और द पर्पस लिखा जाएगा कि किस मकसद के लिए ये प्रीमिसेस जो है लेट आउट की जा रही है। और अमाउंट ऑफ एडवांस रेंट, सिक्योरिटी और पगड़ी अगर कोई है तो वो भी लिखी जाएगी उसी टेनेंसी एग्रीमेंट में। अब वो कहता है जी इफ द टेन्योर ऑफ द टेनेंसी इज फिक्स्ड बट रेंट इज फिक्स्ड ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द टेन्योर, द एब्सेंस ऑफ एनी स्टिपुलेशन to the contrary in the tenancy agreement, the rent shall be deemed to remain to the same for the whole of the tenure। वो कहता है कि अगर तो उसमें रेंट जो है वो फिक्स कर दिया गया है कि अगर टेनेंसी जो है वो फिक्स्ड है और रेंट भी फिक्स्ड है किसी एक पार्ट के लिए, मतलब जैसे 1 महीने का रेंट फिक्स कर दिया, तो सिवाय इसके कि उसमें कोई और टर्म्स एंड कंडीशन ना हो, तो वही 1 महीने वाला रेंट ही पूरे साल के लिए मतलब कंसिडर किया जाएगा कि पूरा साल उसने यही रेंट पे करना है। अगर उन्होंने उसमें लिख दिया कि 1 महीने आपने इतने देना, अगले 2 महीने में ये रेंट जो है वो इतना इंक्रीज़ हो जाएगा सो एंड सो, तो वैसे चलेगा। अदरवाइज जो है वही कंसिडर किया जाएगा फुल ईयर के लिए, पूरा जितने भी टेन्योर है, मतलब साल के लिए टेनेंसी एग्रीमेंट होता है, ज़्यादा कभी हो सकता है क्योंकि रेंटेड प्रीमिसेस ने ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि 1 साल तक का ही होगा। ठीक हो गया। सेक्शन 7 है जी पेमेंट ऑफ रेंट। अ टेनेंट शैल पे और टेंडर द रेंट टू द लैंडलॉर्ड इन द मोड एंड बाय द डेट मेंशन्ड इन द टेनेंसी एग्रीमेंट। अब वो डेट बताएगा कि भाई किस डेट का, मतलब हर महीने की 15 तारीख को या 10 तारीख को या जिस भी तारीख को देना उसी डेट को पे किया जाएगा। और अगर वो पेमेंट मेंशन नहीं की गई कि किस डेट का पेमेंट करना है, तो फिर 10 तारीख को, हर महीने की 10 तारीख तक वो रेंट पे कर दिया जाना चाहिए। अगर मोड ऑफ पेमेंट मेंशन है तो फिर तो उस मोड ऑफ पेमेंट से दिया जाएगा। अगर मोड ऑफ पेमेंट नहीं मेंशन तो फिर क्या होगा, बैंकिंग चैनल के थ्रू दिया जाएगा। सेक्शन 8 है जी एग्जिस्टिंग टेनेंसी। अगर कोई लैंडलॉर्ड या टेनेंट जो है वो एग्जिस्टिंग टेनेंट है एज सुन एज पॉसिबल बट नॉट लेटर देन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमिंग इनटू इट्स फोर्स द एक्ट बीइंग द टेनेंसी इन कंफर्मिटी विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अब वो कहता है कि अगर एग्जिस्टिंग टेनेंट्स है, मतलब इस एक्ट 2009 से पहले अगर कोई टेनेंट है तो वो क्या कहलाएगा, वो
इस एक्ट के बनने के बाद 2 साल तक वो इस एक्ट के तहत वो अपनी टेनेंसी को रजिस्टर करवाएगा, मतलब टेनेंसी एग्रीमेंट लिखा जाएगा, उसको रेंट रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाया जाएगा, और ये पर्टिकुलर उसमें जो अभी हमने पढ़े हैं सेक्शन 6 में, वो सारे के सारे उसमें राइट डाउन किए जाएंगे। सेक्शन 9 है जी, वैसे इस एक्ट सेक्शन 8 को अब रिपील होना जाना चाहिए, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। वो उस टाइम 2009 के 2 साल 2011 को ख़त्म हो गए थे, अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपने लॉज को रिव्यू ही नहीं करते, कितना बड़ा अलमिया हमारा। खैर, अच्छा जी, सेक्शन 9 है इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लाइंस। इफ अ टेनेंसी डज नॉट कन्फर्म टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, द रेंट ट्रिब्यूनल शैल नॉट एंटरटेन एन एप्लीकेशन अंडर दिस एक्ट। मतलब इस एक्ट के तहत एप्लीकेशन कोई भी एंटरटेन नहीं करेगा। एप्लीकेशन कौन सी? इविक्शन एप्लीकेशन है, वो भी नहीं हो सकती। टेनेंट जो है वो लैंडलॉर्ड रेंट नहीं ले रहा, वो भी नहीं। वो सारी अभी एप्लीकेशन आगे हम पढ़ेंगे जो इस एक्ट में आएंगी। तो वो कहता है कि रेंट ट्रिब्यूनल अगर जो है वो रेंट अग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर रेंट ट्रिब्यूनल एंटरटेन नहीं करेगी किसी भी एप्लीकेशन को, चाहे वो टेनेंट के बिहाफ पर हो। किसी भी हवाले से फ़ाइन इक्विवेलेंट टू 5%। हाँ, लेकिन वो हो सकती है अगर टेनेंट ने एप्लीकेशन दिया तो फिर वो फ़ाइन पे करेगा 5% ऑफ द एनुअल वैल्यू ऑफ द रेंट ऑफ द प्रीमिसेस। मतलब पूरे साल का अगर फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये उसका मंथली रेंट है, तो 10,000 का सालाना हो गया आपका 1,20,000 रुपये हो गया, और उसका उसने पे करना है 5% अमाउंट ट्रेजरी में, गवर्नमेंट ट्रेजरी में फ़ाइन के तौर पर पे करेगा, और फिर उसकी एप्लीकेशन एंटरटेन होगी। और अगर ऑन बिहाफ ऑफ द लैंडलॉर्ड है तो फिर कितना पे करेगा? फ़ाइन इक्विवेलेंट टू 10%। 10% वो उसका उस डिपॉजिट, अनलेस ही डिपॉजिट फाइन, वही उसी अमाउंट का एनुअल रेंट ऑफ द प्रीमिसेस का गवर्नमेंट ट्रेजरी में। लैंडलॉर्ड की ज़्यादा इसलिए क्योंकि बेसिकली ड्यूटी तो लैंडलॉर्ड की है, टेनेंट ने इसने फाइन पे करना है, क्योंकि टेनेंट को भी चाहिए था कि वो लैंडलॉर्ड से कहे कि रेंट अग्रीमेंट जो है वो रजिस्टर करवाए, ताकि कोई भी फर्दर कंसिक्वेंसेस को डील किया जा सके। अच्छा जी, सेक्शन 10 है जी इफेक्ट ऑफ अदर एग्रीमेंट। ये बात वैसे सेक्शन 5 की लास्ट वाली क्लास में आ गई थी, फिर उसने दोबारा अलग से सेक्शन बना दिया, पता नहीं क्यों। An agreement to sell or any other agreement entered into between the landlord and the tenant after the execution of tenancy agreement in respect of premises and for a matter other than a matter provided under tenancy agreement shall not affect the relationship of landlord and tenant unless the tenancy is revoked through a written agreement entered before the रेंट रजिस्ट्रार इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5। अब वो कहता है कि अगर कोई और एग्रीमेंट उनके दरमियान में हुआ है तो वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा जब तक कि टेनेंसी जो है वो रिवोक ना हो जाए। और रिवोक करने के लिए भी उनको रेंट रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा, और फिर वो जाके वहाँ पर रेंट रजिस्ट्रार को बताएंगे कि जी हमारी टेनेंसी ख़त्म हो गई है और अब हम ये नया एग्रीमेंट टू सेल हमने कर लिया। चैप्टर 3 है जी। अब चैप्टर 2 में, चैप्टर 1 में 1 से लेकर 4 तक सेक्शन थे, और चैप्टर 2 में 5 से लेकर 10 तक 5 सेक्शन, ठीक है, सॉरी 6 बनते हैं। चैप्टर 3 ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज एंड ग्राउंड्स फॉर eviction। सब लेटिंग 11 में है। अ टेनेंट शेल नॉट विदाउट प्रायर कंसेंट, प्रायर कंसेंट के बगैर जो है वो टेनेंट जो है वो सब लेट नहीं करेगा। सब लेटिंग होती क्या है कि एक टेनेंट जो है वो किराएदार आगे किराएदार रख लेता है अपने साथ, उस पूरी प्रेमिसेस का या उसके किसी हिस्से का, तो वो नहीं कर सकता ऐसा जब तक कि लैंडलॉर्ड की प्रायर रिटर्न परमिशन ना ले ले वो, ठीक है जी। 12 में है जी ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड की ऑब्लिगेशन क्या क्या है कि वो उसने सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड करनी है टेनेंट को। उसके अलावा टेनेंसी एग्रीमेंट, सब्जेक्ट टू टेनेंसी एग्रीमेंट, मतलब टेनेंसी एग्रीमेंट में उसने लिखा हो अगर कि रिपेयर और मेंटेनेंस जो है वो लैंड टेनेंट के ज़िम्मे है, तो फिर तो टेनेंट ही पे करेगा। अदरवाइज ये लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है कि वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस को करे, ताकि उसको हैबिटेबल कंडीशन में रखा जा सके प्रीमिसेस को। उसके अलावा जी टैक्स पे करना लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है। और टेनेंसी एग्रीमेंट, सब्जेक्ट टू टेनेंसी एग्रीमेंट, लैंडलॉर्ड शैल नॉट। अब ये तो ऊपर वाली क्लास में ABC में थी कि उसने क्या क्या करना है, अब क्लास 2 में बताता है कि क्या क्या नहीं करेगा। लैंडलॉर्ड क्या नहीं करेगा, मतलब बेसिकली ये राइट्स ऑफ टेनेंट है कि कट ऑफ, सस्पेंड, विदाउट जस्ट सफिशिएंट काज एनी अम्यूनिटी, यूटिलिटी और इजमेंट ऑफ द प्रीमिसेस के उसकी, मतलब बिजली का वो जो है मीटर है वो उसकी तार नहीं काटेगा, या गैस का अगर जा रहा है तो वो उसकी
वो गैस बंद नहीं करेगा उसका, या ईजमेंट का अगर कोई भी उसका राइट है तो वो उसको ख़त्म नहीं कर सकता लैंडलॉर्ड। एंटर द प्रेमिसेस विदाउट गिविंग द टेनेंट अ रीजनेबल नोटिस। अब अगर उसने एंटर होना है उस प्रेमिसेस में तो फिर वो पहले टेनेंट को रीजनेबल नोटिस देगा कि जी मैं अपने घर का विजिट करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि अंदर वो सब कुछ ठीक है या नहीं है। तो वो अगर फिर टेनेंट उसे अलाउ करेगा तो फिर वो जा सकता है, अदरवाइज ऐसे नहीं, वो ये नहीं कह सकता जी मेरा घर है मैं जब मर्जी आऊँगी जाऊँ। क्लास 3 कहती है जी इफ़ लैंड लॉर्ड निगलेक्ट और फेल्स टू फुलफिल एन एप्लीकेशन। अगर लैंड लॉर्ड जो है वो फेल हो जाता है कोई भी एप्लीकेशन फुलफिल करने के लिए, मतलब जो काम उसने करने थे वो उसमें से कोई नहीं किया, या जो नहीं करने थे उनमें से कोई कर दिया, तो फिर क्या है, टेनेंट के पास एप्लीकेशन का राइट है कि वो रेंट ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन फाइल कर देगा। ठीक है जी, ये पहली एप्लीकेशन होगी जो टेनेंट ने फाइल करनी है इन केस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड, सेक्शन 12 के तहत। आगे है जी द रेंट ट्राइब्यूनल में। अब फिर रेंट ट्राइब्यूनल में क्या करेगी, अगर टेनेंट जो है वो इंजॉयमेंट में था, कोई अम्यूनिटी यूटिलिटी मतलब ईजमेंट या कोई भी उसका राइट स्टक ऑफ कर दिया उसने, कट ऑफ कर दिया या सस्पेंड कर दिया या विद होल्ड कर दिया बगैर किसी सफिशेंट काज के, तो फिर जो रेंट ट्राइब्यूनल है वो ऑर्डर करेगी कि लैंडलॉर्ड का कि भाई वो उसकी रिस्टोर करे वो यूटिलिटी या यूजमेंट जो भी उसका राइट था, या फिर वो ऑथराइज़ करेगी टेनेंट को कि वो खुद रिस्टोर कर ले उसको, और उस रिस्टोर करने पर उसके जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो डिफ्रे करवा लिए जाएंगे उसके रेंट में से। डिफ्रे मतलब कि वो उसने जितने पैसे दिए होंगे, जितना उसका एक्सपेंस आएगा उस ईजमेंट को या उस कट ऑफ को रिस्टोर करवाने में, उतने पैसे वो काट के और फिर रेंट पे करेगा। तीसरी क्या कंडीशन है जी, अगर लैंडलॉर्ड फेल हो गया कि प्रीमिसेस को हैबिटेबल कंडीशन में, मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी थी और उसने नहीं करवाई, तो फिर वो रेंट ट्रिब्यूनल टेनेंट से कहेगी कि वो अपने एक्सपेंस पर कर ले और उसको डिफ्रे करवा ले। आगे है जी सेक्शन 13 ऑब्लिगेशन ऑफ टेनेंट। 12 में लैंडलॉर्ड की ऑब्लिगेशन थी, 13 में टेनेंट की ऑब्लिगेशन है। सब्जेक्ट टू टेनेंसी एग्रीमेंट एंड टेनेंट शेल keep the premises in the condition in which was let out except for normal wear and tear। नॉर्मल वेयर एंड टेयर मतलब जो वक्त गुजरने के साथ साथ बिल्डिंग वैसे ही, मतलब जैसे वो कलर है तो वो ख़राब हो जाता है, तो वो मामूली से अगर उसमें वो ख़राबी जो कि नेचुरली डिके हो जाती है, उसके अलावा जो लैंडलॉर्ड टेनेंट की ड्यूटी है कि वो बिल्डिंग को वैसे का वैसे ही रखे जैसे कि उसने रेंट पर दी थी। प्रीमिसेस का यूज़ करे उसी मकसद के लिए जो कि जिस मकसद के लिए लिया गया था। लैंडलॉर्ड का अलाउ करे कि अगर वो प्रीमिसेस की इंस्पेक्शन करना चाहता है या रिपेयर करवाना चाहता है तो वह उसे एंटर होने की इजाज़त देगा और हैंड ओवर कर देगा वैकेंट पोजेशन ऑफ द प्रीमिसेस। अगर मतलब जैसे कोई बड़ी सारी बिल्डिंग है और उसका कुछ हिस्सा जो है वो खाली है, तो वो लैंडलॉर्ड को टेनेंट जो है वो सॉरी हैंड ओवर द वैकेंट पोजेशन ऑफ द प्रीमिसेस टू द लैंडलॉर्ड ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी। ये इसमें गलत लिखा हुआ है, डिटर्मिनेशन टर्मिनेशन लिखा ना था लफ्ज़ इसमें, कि टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी पर सॉरी टेनेंसी पर वो जगह खाली कर देगा टेनेंट के, मतलब 1 साल का टेनेंसी एग्रीमेंट है, 1 साल के बाद टेनेंट जो है वो खाली कर देगा मकान, टेनेंट लैंडलॉर्ड को वापस कर देगा। नॉट काज न्यूसेंस टू द नेबर्स ऑफ द प्रीमिसेस, वो हमसायों को तंग नहीं करेगा। नॉट मेक द स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेगा उस प्रीमिसेस में, मतलब क्या कमरा वो एक बना हुआ था और उसको तोड़ के वो बड़ा कमरा बना दे, या एक जगह पे बना हुआ था उसको हटा के दूसरी जगह पर बना दे, ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, लैंडलॉर्ड की परमिशन के साथ तो ज़ाहिर हो सकता है। फिर दूसरी क्लास में क्या कहते हैं, अगर टेनेंट जो है वो फेल हो गया कोई भी एप्लीकेशन परफॉर्म करने से, और तो फिर क्या है, लैंडलॉर्ड जो है वो उसको नोटिस देगा इन राइटिंग के, स्पेसिफाई करेगा कि कौन सी ओमिशन उसने की है और इमीडिएट एक्शन जो वो उसके खिलाफ ले सकता है। और फिर क्या होगा, नोटिस देने के बाद अब जो टेनेंट है वो नोटिस के बगैर भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, लेकिन लैंडलॉर्ड ने नोटिस देना ज़रूरी है, और लैंडलॉर्ड जो है वो फाइल करेगा एप्लीकेशन रेंट ट्राइब्यूनल को कि वो टेनेंट को डायरेक्ट करे कि वो अपनी एप्लीकेशन फुलफिल करे। सेक्शन 14 है जी रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। अगर लैंडलॉर्ड फेल हो गया है कोई टैक्स पे करने के हवाले से, ये वाली बात भी ऊपर आ चुकी है और दोबारा उसने अलग से सेक्शन बना दिया। अच्छा खैर, पता नहीं मुझे क्यों ये लॉ बनाने वालों से एतराज़ होता है, क्योंकि वो बहुत सारी ना, अगर आप सारे लॉज को डीपली पढ़े ना तो बहुत सारे लॉज ऐसे हैं जिसमें कोई एक वो जो कहते हैं रिडंडेंसी है। अब रिडंडेंसी क्या होती है कि मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसमें, अगर उनको निकाल भी दिया जाए तो उस लॉ पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो वो खैर
अब ये तो लेजिस्लेचर का काम है ना, लेकिन हमारे लेजिस्लेचर तो वो सिर्फ पावर में लगे हुए हैं और किसी काम में नहीं लगे। अच्छा जी, खैर अल्लाह हिदायत दे हमारे हुक्मरानों को, हमारी आवाम को और हमें भी। अच्छा जी, अगर लैंडलॉर्ड फेल हो गया है कोई टैक्स या कोई चार्जेस पे करने में, तो फिर क्या होगा, और टेनेंट जो है वो टैक्स या चार्जेस पे कर देगा और उसको और एप्लीकेशन फाइल डिफरे कर देगा अमाउंट को रेंट में से, और या फिर वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं लैंडलॉर्ड के खिलाफ और उसे कहे कि भाई आप जो है वो अमाउंट ऑफ टैक्स या फी जो पे करें, और या जो उसने पे कर दिया उसके रिकवरी के हवाले से भी टैक्स वो रेंट ट्राइब्यूनल में पेश एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अब 2 एप्लीकेशन हो गई, अभी तक 3 हो गई, सॉरी। एक टेनेंट ने करनी है अगर लैंडलॉर्ड अब कोई एप्लीकेशन परफॉर्म नहीं कर रहा, और ये अलग से फजूल सा सेक्शन बढ़ा दिया है कि जो दोबारा वो अगर उसने टैक्स फी, मतलब 12 में ये बात हो चुकी है कि वो अगर टैक्स फी पे नहीं करता तो वो एप्लीकेशन की नॉन परफॉर्मेंस करता है, और टेनेंट जो है वो एप्लीकेशन दे सकता है और डिफरे भी कर सकता है अपने उसमें से, लेकिन यहाँ पर फिर से कह रहा है वो ये बात। खैर, सेक्शन 15 है जी, ग्राउंड्स फॉर इविक्शन। अब जो लैंडलॉर्ड है वो क्या कर सकता है, सीक कर सकता है इविक्शन। इविक्शन क्या होती है कि टेनेंट को उसके घर से निकाल देना, बेदखली जिसे हम कहते हैं। पीरियड ऑफ टेनेंसी एक्सपायर्ड हो गया तो वो इविक्शन कर सकता है उसको। उसके अलावा टेनेंट जो है वो फेल हो गया कोई भी रेंट देने से, जो कि 30 दिन से ज़्यादा के बाद, मतलब 30 दिन का रेंट जो है, 1 महीने का रेंट अगर उसने नहीं दिया तो 1 महीने के बाद दूसरे महीने में वो उसे इवेक्ट कर सकता है। टेनेंट ने जो कोई ब्रीच की है किसी भी टेनेंसी एग्रीमेंट के, जो टेनेंसी एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन लिखी थी उनकी वायलेशन की है, ब्रीच किया, तो भी इवेक्शन हो सकती है। उसके अलावा टेनेंट ने कोई भी वायलेशन किया किसी भी ऑब्लिगेशन के अंडर सेक्शन 13, मतलब जो टेनेंट की ड्यूटीज़ थी उसमें से किसी की वायलेशन की है तो हो सकती है। और उसके अलावा टेनेंट ने यूज़ की है प्रीमिसेस को जिस मकसद के लिए दिए थे उसके अलावा किसी मकसद के लिए, और टेनेंट ने सबलेट कर दिया बगैर लैंडलॉर्ड की परमिशन के, तो ये टोटल 6 कंडीशंस हैं जिनकी वजह से लैंडलॉर्ड को बेदखल किया जा सकता है उसके घर से, उसके अलावा किसी वजह से नहीं किया जा सकता। चैप्टर 4 है जी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेंट ट्राइब्यूनल एंड प्रोसीजर। सेक्शन 16 है जी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेंट ट्राइब्यूनल। रेंट ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश की जाएगी हर डिस्ट्रिक्ट में या जहाँ पर भी ज़रूरी समझी जाएगी, और रेंट ट्राइब्यूनल कंसिस्ट करेगी एक या एक से ज़्यादा जजेस पर, जो कि स्पेशली अपॉइंटेड बाय द लाहौर हाई कोर्ट, मतलब पंजाब एक्ट है ये तो इसलिए लाहौर हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी जजेस को, रेंट वाले जजेस को। और सब्जेक्ट टू द लाहौर हाई कोर्ट वो एम्पावर कर सकती है सिविल जजेस को या जुडिशल मजिस्ट्रेट को कि वो रेंट की पावर्स एक्सरसाइज करें। नॉर्मली पंजाब में यही चल रहा है कि वो सिविल जजेस ही रेंट ट्राइब्यूनल की पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, और रेंट ट्राइब्यूनल जो है वो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करेगी इन दिस केसेस में। अब वो कहता है कि अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा स्पेशल जजेस हैं इन किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, और स्पेशल जजेस जो है डेजिग्नेटेड बाय लाहौर हाई कोर्ट हैं, तो वो उनमें से एक से ज़्यादा में से कोई एक जज जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशल जज रेंट के तौर पर काम करेगा, और बाकी जज जो है वो सिंपल वो जो रेंट ट्राइब्यूनल के तौर पर काम करेंगे। ठीक हो गया। सेक्शन 17 कहता है जी, रेंट रजिस्ट्रार। अब गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगी एक रेंट रजिस्ट्रार किसी भी एरिया में या डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर भी मुनासिब होगा, नेसेसरी होगा, और रेंट रजिस्ट्रार क्या करेगा, मेंटेन करेगा एक रजिस्टर, और उसमें एंटर्स करेगा पर्टिकुलर्स ऑफ द टेनेंसी अग्रीमेंट और या अग्रीमेंट टू सेल। टेनेंसी एग्रीमेंट को रेंट रजिस्ट्रार ने करना है या फिर अग्रीमेंट टू सेल अगर उनके दरमियान में हो गया है तो उसका भी रेंट रजिस्ट्रार ही रजिस्टर्ड करेगा। ठीक है क्या। सेक्शन 18 है जी, स्टाफ एंड इस्टेब्लिशमेंट। गवर्नमेंट जो है अपॉइंट कर सकती है स्टाफ और या फिर रेंट ट्राइब्यूनल टू परफॉर्म सच फंक्शन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, कि जो इस फंक्शन के लिए प्रिस्क्राइब, मतलब इस रेंट के हवाले से रेंट रजिस्ट्रार ने अपॉइंट करना है, रेंट ट्राइब्यूनल करना है, तो रेंट ट्राइब्यूनल का स्टाफ भी गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी इस हवाले से। सेक्शन 19 है जी, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। अब ये मेन एप्लीकेशन आगे जो फाइल की जाएगी, बेसिकली इसमें प्रोसीजर एप्लीकेशन फाइल करने का। एप्लीकेशन जो है वो टेंटेड प्रीमिसेस के हवाले से जो है वो रेंट ट्राइब्यूनल में फ़ाइल की जाएगी, और फिर एप्लीकेशन जो है वो अंडर सबसेक्शन जो 1 जो भी फाइल की गई है इस 19 के 1 के तहत, तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशल जज ऑफ द रेंट जो है वो क्या करेगा, कॉग्निजेंस लेगा उस केस की और इंटरेस्ट कर देगा किसी भी स्पेशल जज रेंट को, अगर उस एरिया में स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव जज है तो। उसके अलावा क्या होगा जी, एप्लीकेशन
कंटेन करेगी कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, मतलब मुख्तसर उसमें फैक्ट लिखे जाएंगे कि वो एप्लीकेशन जो है किस हवाले से उसमें क्या रिलीफ क्लेम किया गया, और उसके साथ वो कापीज़ लगाएगा रेलिवेंट डॉक्यूमेंट की जो भी उसके पोजेशन में, मतलब चाहे वो लैंडलॉर्ड कर रहा है या टेनेंट कर रहा है, जो भी उसके पास रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो उसको साथ अटैच करेगा। उसके अलावा अगर एप्लीकेशन फॉर एविक्शन है तो फिर लैंडलॉर्ड जो है वो 3 एफिडेविट्स लगाएंगे, एक खुद उसका अपना और उसके अलावा 2 और विटनेसेस के एफिडेविट लगा के, और फिर एविक्शन पिटीशन फाइल हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। सेक्शन 20 है जी एप्लीकेशन फॉर डिपॉजिट ऑफ रेंट। अगर लैंडलॉर्ड जो है वो रेंट लेने से इनकार कर देता है तो फिर जो है टेनेंट जो है वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं रेंट ट्राइब्यूनल को कि जी लैंडलॉर्ड रेंट लेने से इनकार कर रहा है। और ये इस पे जब मैंने पहले दफ़ा पढ़ा था तो मैं बड़ा हंसी थी कि रेंट लेने से कौन इनकार करेगा, तो वो फिर पता चला कि जी लैंडलॉर्ड अगर रेंट टेनेंट को निकालना चाहता हो और टेनेंट ना जाना चाहता हो तो फिर वो रेंट लेने से इनकार कर देता है और सेक्शन 15 के तहत एविक्शन पिटीशन फाइल कर देता है, क्योंकि उसमें एक क्लॉज ये भी है कि अगर टेनेंट जो है वो रेंट ना पे कर रहा हो तो एविक्शन की जा सकती है। अच्छा देखिए द रेंट ट्राइब्यूनल शेल, वो कहता है विदाउट प्रेजुडिस टू द राइट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड अलाउ द टेनेंट टू डिपॉजिट द रेंट ऑफ फॉर अ पीरियड फॉर विच द लैंडलॉर्ड हैज़ रिफ्यूज टू रिसीव द रेंट। अब अगर टेनेंट ने एप्लीकेशन फाइल कर दिया कि जी लैंडलॉर्ड रेंट नहीं लेना चाहता तो मैं तो देना चाहता हूँ, तो फिर रेंट ट्राइब्यूनल कहेगी चलो जी कोर्ट में रिसीव ट्राइब्यूनल में डिपॉजिट करवा दो वो रेंट ट्राइब्यूनल शेल इन्फॉर्म द लैंडलॉर्ड, तो फिर रेंट ट्राइब्यूनल क्या करेगी लैंडलॉर्ड को इन्फॉर्म करेगी और उसको रेंट जो है वो उसे ऑर्डर कर देगी कि वो कलेक्ट कर ले रेंट ट्राइब्यूनल से, फिर उसके बाद तो कोई जवाब नहीं होगा ना रेंट ना लेने का। सेक्शन 21 है जी अपेयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपेयरेंस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वैसे भी प्रैक्टिकल हवाले से भी। अगर कोई एप्लीकेशन इस एक्ट के तहत दी गई है डिपॉजिट ऑफ रेंट के हवाले से, एप्लीकेशन फॉर रेंट इज फेल्ड, the rent tribunal shall issue notice to the respondent in form prescribed schedule for the appearance and respondent on the date not later than 10 days through process server registered post acknowledgement due and courier। 10 दिन के अंदर अंदर उसे पेश होने का कहेगी ग्रैंड ट्राइब्यूनल के, वो उसे कोरियर के ज़रिए या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू के ज़रिए, जैसे हम उर्दू में लिफाफा रजिस्ट्री कहते हैं, उसे समन नोटिस करेगी और उसे बुलाएगी। अब नोटिस अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी अकम्पनीड बाय कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स नेक्स्ट विद द एप्लीकेशन। नोटिस के साथ कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट भी जाएंगे साथ और एप्लीकेशन की कॉपी भी जाएगी। और रिस्पोंडेंट अगर नहीं आता और ट्राइब्यूनल के पास, तो वो ट्राइब्यूनल सेटिस्फाइड है कि नोटिस जो है वो अगर के नोटिस हैज़ नॉट बीन सर्व्ड ऑन द रिस्पोंडेंट, के नोटिस जो है वो रिस्पोंडेंट को सर्व नहीं हुआ या फिर रिस्पोंडेंट जो है वो जानबूझकर उसको अवॉइड कर रहा है, तो फिर रेंट ट्राइब्यूनल जो है वो ऑर्डर करेगी कि भाई नोटिस की फिक्सेशन की जाए। ये वही सीपीसी का प्रोसीजर है सेक्शन 5 ऑर्डर 5 वाला। और उसके बाद भी नहीं आता वो, तो फिर पब्लिकेशन इन प्रेस करवा दी जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी भी मोड के ज़रिए उसकी सर्विस करवाई जाएगी। अगर वो फिर भी नहीं आता तो फिर जो है वो ट्राइब्यूनल क्या करेगी एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर देगी। अब एक्स पार्टी ऑर्डर पास होने के बाद अगर रिस्पोंडेंट जो है वो 10 दिन के अंदर आ जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज, मतलब वो कहता है जी मुझे जब पता चला उसके 10 दिन के अंदर मैं आ गया हूँ, तो फिर वो अप्लाई करेगा रेंट ट्राइब्यूनल के पास कि सेटिस्फाइड कर दे एक्स पार्टी। अब ये जो हम सेक्शन पढ़ रहे हैं ये है जी 21। अब 21(4) में है एक्स पार्टी और 21(5) में सेटिस्फाइड एक्स पार्टी हो गया। 21(6) है जी पार्टीज जो है वो अपेयर होंगी इन पर्सन या फिर थ्रू रिकॉग्नाइज एजेंट के जरिए रेंट ट्राइब्यूनल के पास। 21(7) है अगर फिक्स डेट के ऊपर एप्लीकांट नहीं आता तो फिर क्या करेगी रेंट ट्राइब्यूनल डिसमिस कर देगी एप्लीकेशन को, ये डिसमिसल ऑन डिफ़ॉल्ट जो सीपीसी में भी है। अच्छा जी 21(8) है इफ़ एन एप्लीकेशन हैज़ बिन डिसमिस्ड इन डिफ़ॉल्ट, अगर डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट होगी और पेरेंट्स के वाले से तो एप्लीकांट जो है वो एक एप्लीकेशन देगा रेस्टोरेशन की और 30 दिन के अंदर अंदर वो दे सकता है उस ऑर्डर के, मतलब जिस दिन उसका डिसमिस हुआ एप्लीकेशन उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन दे सकता है 21(8) के तहत। आगे है जी सेक्शन 22 लीव टू कंटेस्ट। अब
रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो अलाउ नहीं करेगी रिस्पोंडेंट को या टू डिफेंड एप्लीकेशन अनलेस ही ऑब्टेन्स टू लीव टू कंटेस्ट। इसमें रेंट ट्रिब्यूनल में लीव टू कंटेस्ट, एक लीव टू कंटेस्ट सॉरी लीव टू अपील होती है जो सुप्रीम कोर्ट में दी जाती है, और इसमें लीव टू कंटेस्ट होती है। कंटेस्ट करने के लिए भी पहले एप्लीकेशन दी जाती है। जनरली नॉर्मल केसेस में ऐसा नहीं होता, लेकिन रेंट केसेस में ये कंडीशन है कि लीव टू कंटेस्ट ली जाएगी। और लीव टू कंटेस्ट अगर एक्सेप्ट हो जाती है और 10 दिन के अंदर अंदर उसने देनी है जिस दिन वो अपेयर होगा रेंट ट्रिब्यूनल के पास। और लीव टू कंटेस्ट जो है उसकी वो रिटर्न रिप्लाई की सूरत में लिखी जाएगी, और उसमें ग्राउंड्स लिखे जाएंगे जिसकी वजह से वो जो लीव मतलब लीव टू कंटेस्ट मांग रहा है, और उसके साथ वो डॉक्यूमेंट्स लगाएगा, एफिडेविट लगाएगा, और 2 और एफिडेविट लगाएगा। मतलब एक अगर इविक्शन पिटीशन है लैंडलॉर्ड ने तो उसने अपना एफिडेविट लगाना है, उसके अलावा 2 और एफिडेविट लगाना है। और अगर लीव टू कंटेस्ट है तो उसके साथ भी एक रिस्पोंडेंट का एफिडेविट और 2 और विटनेसेस के एफिडेविट साथ लगाए जाएंगे। और ट्रिब्यूनल जो है वो अलाउ नहीं करेगी लीव टू कंटेस्ट को अगर वो एप्लीकेशन डिस्क्लोज सफिशिएंट, अगर उसमें सफिशिएंट कॉज ग्राउंड नहीं डिस्क्लोज की गई तो फिर वो जो है रेंट ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट नहीं करेगी उसको। अब रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो डिसाइड करेगी एप्लीकेशन लीव टू कंटेस्ट को 15 दिन के अंदर अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर उसने फाइल करनी है, 15 दिन में डिसाइड होनी है। और लीव टू कंटेस्ट अगर इनकार हो कर दिया, रिफ्यूज्ड or the respondent has failed to file application for leave to contest within the stipulated time, the rent tribunal shall pass the final order। तो फिर रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो फाइनल ऑर्डर पास कर देगी। मतलब अगर वो 10 दिन के अंदर उसने फाइल करनी थी, 10 दिन के अंदर फाइल नहीं की, तो 10 दिन बाद फाइनल ऑर्डर जारी हो जाएगा। 23 is the written reply. If the leave to contest is granted, the rent tribunal shall treat the application for leave to contest as a written reply। अब ये बात उसी में भी लिखी जा सकती थी 22 की क्लास 3 वाले में। खैर, सेक्शन 24 है जी, पेमेंट ऑफ रेंट एंड अदर ड्यूज पेंडिंग प्रोसीडिंग। अगर इविक्शन एप्लीकेशन है जो कि फाइल की है रेंट ट्राइब्यूनल में, जब ग्रांट करेगी वो लीव टू कंटेस्ट तो वो डायरेक्ट करेगी टेनेंट को कि वो डिपॉजिट करे रेंट जो भी उसका ड्यू है उस टाइम के अंदर, जो स्पेसिफाइड टाइम था जितने अरसे का उसने रेंट नहीं दिया हुआ वो सारा उसमें वो डायरेक्ट करेगी रेंट ट्राइब्यूनल इन द बैंक अकाउंट ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड द ट्राइब्यूनल टिल द फाइनल ऑर्डर। कि वो जो है रेंट ट्राइब्यूनल में सॉरी बैंक अकाउंट में लैंडलॉर्ड के जमा करवाए जब तक कि रेंट ट्राइब्यूनल का फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता। और अगर कोई डिस्प्यूट है एज टू द अमाउंट ऑफ रेंट, रेंट की अमाउंट के हवाले से, ड्यू और रेट ऑफ रेंट या रेट ऑफ रेंट के हवाले से, तो रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगी, टेंटेटिवली डिटरमिन द डिस्प्यूट एंड पास द ऑर्डर फॉर डिपॉजिट ऑफ द रेंट इन टर्म्स ऑफ सबसेक्शन 1। और अगर रेंट के हवाले से तो भी रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो उसी वक्त हिसाब मतलब अंदाज़तन वो रेंट डिटरमिन कर देगी और उसके पास ऑर्डर कर देगी कि भाई फ़िलहाल ये दो, जब फिर फाइनल ऑर्डर आ जाएगा तो उसके मुताबिक चल जाएंगे। इन केस ऑफ टेनेंट हैज़ नॉट पेड अ यूटिलिटी बिल, ट्राइब्यूनल डायरेक्ट द टेनेंट टू पे द यूटिलिटी बिल। इफ द टेनेंट फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन और ऑर्डर ऑफ द रेंट ट्राइब्यूनल, द ट्राइब्यूनल शैल फोर्स विद पास द फाइनल ऑर्डर। अगर टेनेंट जो है वो नहीं डायरेक्शन फॉलो करता तो क्या होगा, रेंट ट्रिब्यूनल जो है फाइनल ऑर्डर पास कर देगी। अब ये 2 दफ़ा फाइनल ऑर्डर आ गया, एक पहले आया है, फाइनल ऑर्डर कब पास करेगी, अगर वो डिसमिसल इन डिफ़ॉल्ट हो जाता है या फिर अगर वो टेनेंट जो है वो डायरेक्शन फॉलो नहीं करता तो भी फाइनल ऑर्डर हो सकता है। उसके अलावा अगर उसने रेंट एप्लीकेशन नहीं फाइल की लीव टू कंटेस्ट की तो भी फाइनल ऑर्डर पास हो सकता है। सेक्शन 25 है जी, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ लीव टू कंटेस्ट द रेंट ट्रिब्यूनल शैल डायरेक्ट अ पेनल्टी a party to produce his evidence on a date fixed डेट पर एविडेंस लेकर आए थे। और एविडेंस कैसे आएगी, एफिडेविट फाइल किए जाएंगे, एफिडेविट की सूरत में लिखे जाएंगे, जैसे फैमिली कोर्ट में भी एफिडेविट पे एप्लीकेशन फाइल होती है। या फिर वो ऑन मोशन क्या ऑर्डर कर सकते हैं कि वो अटेंडेंस ऑफ द पार्टीज फॉर डिपोनेंट और फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन, या क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए पार्टीज को बुलाया जाए। शैल इफ सो रिक्वेस्टेड बाय अ पार्टी डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ द डिपोनेंट फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। अगर दूसरी पार्टी कहती है जी हमने विटनेसेस पर क्रॉस करना है तो उनको बुलाया जा सकता है। रेंट ट्रिब्यूनल शैल नॉट ग्रांट मोर देन 2 अपॉर्चुनिटी टू पार्टी फॉर प्रोडक्शन ऑफ द एविडेंस। ठीक है जी, एविडेंस के लिए 2 से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाएंगी। रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो ग्रांट नहीं करेगी एडजमेंट फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एक्सेप्ट फॉर अ सफिशिएंट कॉज एंड ऑन पेमेंट ऑफ द कॉस्ट टू विटनेस एज इट मे डीम फिट।
अच्छा जी, उसके अलावा है आफ्टर रिकॉर्डिंग द एविडेंस ऑफ द पार्टीज के एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद, अगर हियरिंग द आर्ग्यूमेंट्स हेयर करने के बाद रेंट ट्रिब्यूनल शैल पास द फाइनल ऑर्डर, ये चौथा फाइनल ऑर्डर जो है वो रेंट ट्रिब्यूनल पास कर रही है। 26 है जी, रेंट ट्रिब्यूनल टू एक्सरसाइज पार्ट्स ऑफ सिविल कोड। रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो एक्सरसाइज कर सकती है कौन सी पार्ट, जो उसके सिविल कोड्स की पार्ट्स हैं सारी की सारी, और मतलब पर्सन को कॉल करने के लिए, अटेंडेंस के लिए, कंपेल करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, प्रेमिसेस के इशू कमीशन के लिए, या फिर विटनेसेस के हवाले से, या फिर लोकल इंस्पेक्शन के हवाले से। और वो कहता है जी प्रोसीडिंग जो भी रेंट ट्रिब्यूनल के पास चल रही होंगी शैल बी डीम्ड टू जुडिशियल प्रोसीडिंग समझी जाएंगी, और रेंट ट्रिब्यूनल शैल बी डीम्ड सिविल कोड विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 एंड 228 ऑफ पीपीसी and section 476 and 480 of the criminal code of procedure. A rent tribunal may pass an interlocutory order at any stage of the proceeding before the final order. दो तरह के ऑर्डर पास कर सकती है, इंटरलोकेटरी भी और फाइनल ऑर्डर भी, सेक्शन 26 ये कहते हैं। 27 में है जी पीरियड फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन। रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो पास करेगी फाइनल ऑर्डर एप्लीकेशन पर एज एक्सपीडियशली, जितने जल्दी जितना मुमकिन हो सकता है, नॉट लेटर देन 4 मंथ, 4 महीने के अंदर अंदर उसने फाइनल ऑर्डर पास करना है जिस दिन वो एप्लीकेशन फाइल होगी। और अगर 4 महीने के अंदर अंदर पास नहीं हो सकता तो फिर डे टू डे प्रोसीडिंग चलाई जाएगी। सेक्शन 28 कहता है जी अपील। अगर कोई भी पर्सन जो है वो अग्रीव्ड है इस फाइनल ऑर्डर से, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर अपील कर सकता है डिस्ट्रिक्ट जज को, और नो अपील शैल लाई अगेंस्ट इंटरलोकेटरी ऑर्डर के खिलाफ कोई भी अपील फाइल नहीं की जाएगी। अगर अपील जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज के इज प्रेफर्ड अंडर इन दिस, डिस्ट्रिक्ट जज में हेयर एंड डिस्पोज द सेम और इंटरेस्ट फॉर डिस्पोजल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज खुद भी सुन सकते हैं और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को भी दे सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट जज और या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो आफ्टर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग द अपीलेंट डिसमिस द अपील विदाउट नोटिस टू द रिस्पोंडेंट को नोटिस किए बगैर ही अपील जो है वो डिसमिस भी कर सकता है। मतलब अगर उसको लगता है कि वो ग्राउंडलेस बेसलेस है तो वो डिसमिस हो सकती है एट प्रिलिमिनरी स्टेज पर भी। ये है जी सेक्शन 28 अपील। 28(5) है डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज में वेयर द सर्कमस्टांसेस सो रिक्वायर सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ द फाइनल ऑर्डर, सस्पेंड भी कर सकता है, डिसमिस भी कर सकता है, और क्या कर सकता है डिस्ट्रिक्ट जज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज में एक्सरसाइज एनी और ऑल द पावर्स ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल, रेंट ट्रिब्यूनल की सारी और पावर यूज़ कर सकता है। उसके अलावा क्या कर सकता है, डिसाइड कर सकता है अपील को 2 महीने के अंदर अंदर उसने अपील डिसाइड करनी है। और मतलब 4 महीने के अंदर प्रोसीडिंग होनी है, 2 महीने में अपील फाइनल होनी है, 6 महीने में टोटल ये ट्रायल कंप्लीट होना चाहिए रेंट ट्रिब्यूनल ऑर्डर। कोई भी अपील नहीं लाई की जाएगी अगेंस्ट ऑर्डर पास बाय डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, मतलब फर्स्ट अपील है और उसके बाद सेकंड अपील इसमें नहीं है। अब ये चैप्टर 4 जो था वो सेक्शन 11 से सेक्शन 28 तक है। चैप्टर 5 आ गया जी मिसलिनियस। 29 जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर। अब जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का वो प्रोसीडिंग को ट्रांसफ़र कर सकता है किसी भी स्पेशल जज रेंट को, या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को ट्रांसफ़र कर सकता है पावर्स अपनी, मतलब कोई भी प्रोसीडिंग या केस ये रेंट ट्रिब्यूनल के हवाले से। और लाहौर हाई कोर्ट जो है वो एट एनी स्टेज पे ड्रा कर सकती है अपील को जो कि डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास पेंडिंग है। सेक्शन 30 है जी ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। अब जो ओनरशिप है वो अगर ट्रांसफ़र हो गया, मतलब लैंडलॉर्ड ने अपना जो प्रेमिसेस है वो किसी और को सेल कर दिया, तो फिर वो इंटीमेट करेगा टेनेंट को कि जी मैंने अब ये ज़मीन अपनी बेच दी है, तो लिहाजा आगे से वो जो भी नया ओनर है वो उसको रेंट पे किया जाएगा। तो रेंट रजिस्ट्रार को भी वो अप्लाई करेगा कि जी जो उसका लैंडलॉर्ड के नेम और पर्टिकुलर उसमें एंटर कर दिया जाए जो न्यू लैंडलॉर्ड है। और रेंट रजिस्ट्रार जो है वो इन्फॉर्म करेगा टेनेंट को थ्रू अ नोटिस एट द एक्सपेंस ऑफ लैंडलॉर्ड अबाउट द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रीमिसेस एंड टेनेंट शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ द रेंट इन द रेंट ड्यू इज पेड tendered to the new landlord within a period of 30 days from the date when the notice should in normal course have reached the जिस दिन उसे मिलेगा नोटिस उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसने रेंट जो है वो न्यू लैंडलॉर्ड को देना है। सेक्शन 31 है जी एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स। रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो एग्जीक्यूट कर सकती है एक एन ऑर्डर पास अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत कोई भी ऑर्डर पास किया गया है रेंट ट्रिब्यूनल ने या डिस्ट्रिक्ट जज ने या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने एज अ डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट, तो वो जो है वो ऑर्डर क्या कहलाएगा, डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट की तरह समझा जाएगा। इस पर रेंट के पर्पज़ के लिए
और एक्सरसाइज करेगी ऑल पावर्स ऑफ द सिविल कोड की सारी पावर्स एक्सरसाइज कर सकती है। 32 है जी इंडेमनिटी। कोई भी सूट जो या कोई भी प्रोसीडिंग नहीं लाई की जाएंगे अगेंस्ट स्पेशल जज रेंट और या किसी और पर्सन या अथॉरिटी के साथ जो एक्ट कर रहा हो ऑफ द स्पेशल जजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग डन और इंटेंडिंग टू बी डन इन गुड फेथ, अगर उसने गुड फेथ में काम किया है तो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती जज के खिलाफ। 33 है जी पावर टू मेक रूल्स। गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन के ज़रिए रूल्स बनाएगी इस एक्ट के लिए और in particular with and without prejudice to the generality of foregoing powers, the rules may prescribe a model tenancy agreement, a draft application form and a notice under this act. सेक्शन 34 जी कहता है जी प्रोविजन ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर एंड सीपीसी नॉट टू अप्लाई। सीपीसी और क्यूएसओ इस एक्ट पर एप्लीकेबल नहीं है। 35 है जी रिपील एंड सेविंग, उसने रिपील किया है जी पंजाब अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस 1959 को। उसके अलावा कहता है जी नॉट विथस्टैंडिंग ऑफ द रिपील ऑफ द ऑर्डिनेंस 6 ऑफ 1959 और प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर द रेंट कंट्रोल शैल स्टैंड ट्रांसफर टू द रेंट ट्राइब्यूनल। मतलब जो उस एक्ट के तहत कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग थी तो वो इस एक्ट के साथ ट्रांसफ़र हो जाएंगी, अगर कोई अपील फाइल पेंडिंग थी तो वो इस एक्ट के तहत डील की जाएगी। अब अगर कोई अपील पेंडिंग थी रिपील्ड ऑर्डिनेंस के साथ मे बी डिसाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रिपील्ड ऑर्डिनेंस, तो वो उस एक्ट के तहत ही डिसाइड की जा सकती है जो कि रिपील्ड एक्ट था। रेंट कंट्रोलर जो अपॉइंटेड किया गया रिपील्ड ऑर्डिनेंस के तहत वो परफॉर्म करेगा रेंट ट्राइब्यूनल के फंक्शन को या रेंट रजिस्ट्रार के, अगर जब तक कि वो नया स्पेशल जज रेंट अपॉइंट नहीं हो जाता या रेंट रजिस्ट्रार उस डिस्ट्रिक्ट का अपॉइंट नहीं कर दिया जाता। सेक्शन 36 है जी रिपील एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब रेमिटेंस एक्ट 2002। अच्छा ये 2009 से पहले 2007 का एक एक्ट आया था उसका भी इसने रिपील कर दिया। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग एनी लॉ एनीथिंग डन प्रोसीडिंग और एक्शन टेकन ऑर्डर और रूल मेड लाइबिलिटी incurred or right acquired under the ordinance 21 of 2007 or purported to have been taken made incurred or acquired under that ordinance from the date of promulgation of the ordinance till that coming into force of this act shall be deemed to have been done taken made incurred acquired under this act। उस एक्ट के तहत जो कुछ भी हुआ वो यही समझा जाएगा कि अब वो इस एक्ट के तहत होगा। अच्छा जी एक इसका शेड्यूल है। सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 21 नेम ऑफ द रेंट ट्राइब्यूनल टाइटल ऑफ एप्लीकेशन, ये वो एप्लीकेशन फाइल करने के लिए परफॉर्मा दिया गया कि एप्लीकेशन जो है वो किस तरीके से फाइल की जाएगी। तो ये रेंट ट्राइब्यूनल रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट जो है यहाँ पर कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं किसी और लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।